नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। वर्षा नमी को देखते हुए मोठ की उन्नत तकनीक से खेती कर ले अधिक उपज। कैसे ले आप छरबेरा के फूलों की अधिक पैदावार। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले दिनों राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई है, ऐसे में किसान फसलों की बुआई के कार्य में जुट गए हैं। और यदि बात राज्य के पश्चिमी भाग की करें तो यहाँ किसान वर्षा आधारित मोठ की बुआई करते हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई पानी की बहुत कमी है। तो किसान भाइयों, आप वर्षा नमी को संरक्षित करते हुए मोठ की उन्नत तकनीक से खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें मोठ की उन्नत तकनीक से खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे अधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल है। यह सूखाग्रस्त रेगिस्तान क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। मोठ का उपयोग दाने, हरी खाद, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोठ की फसल कम वर्षा व रेतीली भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर भूमि के नमी ग्रहण कर लेती है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में इकट्ठा करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। खेत की तैयारी। मोठ की खेती हल्की भूमियों में अच्छी होती है। मोठ के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोठ की खेती के लिए 2 बार हैरो से जुताई करें और 1 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में। आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है: CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर। मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों की 30 जुलाई तक बुआई की जा सकती है। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए।
फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। छरबेरा फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं जो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय से करते हैं। तो आप छरबेरा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर NK सिंह। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवारक हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जरबेरा रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि को अपनाना उचित होता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर 500 से 700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम और भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे से पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे NPK अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें NPK 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू, माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी और पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल और फूलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों
हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान बादल सहित मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्के से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि नरमा कपास की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 22 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। सिंचाई के बाद विरलीकरण करके पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बतर आने पर निराई गुड़ाई करें। बीटी नरमा में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 27 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से देवें। बतर आने पर त्रिफाली चला देवें। यदि बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई दे तो खेतों का नियमित निगरानी करते रहें और आर्थिक क्षति स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रति पत्ती की स्थिति में नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। ग्वार फसल की बुआई के लिए RGC 936, RGC 986, RGC 1002, HG 365, HG 563, HG 2-20 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के समय 10 से 11 किलोग्राम यूरिया और 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति बीघा की दर से फेसल के रूप में देवें। बारानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा आधी प्रयोग करें। गन्ने की फसल में पहली सिंचाई के बाद की सिंचाइयां 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी की उपलब्धता होने पर करें। बतर आने पर 2 कतारों के बीच हल से जुताई करें। सिंचाई के साथ में नाइट्रोजन का 1/3 भाग यानी 12.5 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 27 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से दें। गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 60 दिन बाद 2,4-D इथाइल ईस्टर 38 EC दवा की 250 मिलीलीटर सक्रिय तत्व या 660 मिलीलीटर व्यापारिक उत्पाद 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा छिड़काव करें। के बाग में अगर टपक सिंचाई की व्यवस्था है तो उनमें 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोरा, जिला कोटा के कृषक जगन दास ने। आप दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगन्नाथ दास जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
आज हम दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे जर्सी गायों में ये ज़्यादा पाया जाता है, देशी पशुओं के अलावा भैंसों में ये ज़्यादा होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी की कमी एक साथ पाई जाती है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक मिल्क फीवर सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें खाली एक कैल्शियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें फास्फोरस भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए। ये ब्याहने के 72 घंटों के अंदर इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो मुख्य रूप से ये 1 महीने तक, पशु के ब्याहने के 1 महीने के बाद तक पशुओं में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण, जैसे पशुपालक सबसे पहले इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसमें नाम तो ज्वर है, जैसे आपको लगेगा कि इसमें बुखार आया है, बट इसमें बेसिकली बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। कि पशुओं में हाइपर एक्साइटमेंट, मतलब पशु बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, उछल कूद करेगा, अपने पीछे के पैरों को पीछे की ओर खींचेगा, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, या पैरासिस बोलते हैं जिसको। इससे क्या होगा, पशु अपने जो गर्दन है वो ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा उसको, आँखों को जो है बाहर की ओर निकालेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जिसपे ही ऑनर को समझ जाना चाहिए कि हाँ, उसके पशु में कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, पशु में सेकेंडरी स्टेज पर अगर पशु चला जाएगा तो वो अपने रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठ जाएगा। और वो एक स्पेशल पॉस्चर, जिसको हम एस शेप पॉस्चर बोलते हैं, वो पीछे की ओर अपने फ्लैंक रीजन में अपने थनों की ओर देखेगा। इस स्टेज तक तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशु खड़ा हो सकता है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज को भी ओवरकम कर दिया, पशुपालक इस स्टेज को भी नहीं देख पाया, तो फिर पशु क्या होगा, वो तीसरे स्टेज में चला जाएगा। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं। पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर पशु इस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका बचा पाना किसी भी पशु चिकित्सक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए पशुपालकों को पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ही, स्टर्नल रिकम्बेंसी की बैठे स्टेज तक ही पशुपालक को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उसकी सहायता लेनी है। इसलिए अब हम इसमें एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये होने ही ना दें, क्योंकि ये कोई विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग तो है नहीं कि जो पशु उसकी गिरफ्त में आ गया है। ये बीमारी उसको क्यों हुई, ये कुछ कमी से हुई है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी से हुई है। तो हम नॉर्मली पशु के खाने में 100 ग्राम पर डे अगर कैल्शियम देते हैं तो पशु इस बीमारी के, जैसे ड्राई पीरियड है, जैसे जब वो दूध नहीं भी दे रहा है, अगर तब भी हम उसको 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम देते हैं, तब भी उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसमें फास्फोरस का लेवल जो है, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए सामान्य पशुओं में जो दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञावन हो गया है तब हमको इसका जो रेशो है वो हमको कम कर लेना है। हमको जो फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ाना है और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम करना है। जैसे स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, जब पशु ब्याहने वाला होता है, उसके 1 महीने पहले आपको जो कैल्शियम का लेवल है वो 1 रखना है। अगर 1 भाग आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 भाग आपको फास्फोरस देना है उसमें। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपको पशु को ब्याहने के 1 हफ्ते के अंदर में आपको इसको इंजेक्शन लगाना है विटामिन D3 का। ये केवल एक ही सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। इसमें हम 1 हफ्ते पहले विटामिन D3 का एक इंजेक्शन लगवाएंगे और एक इंजेक्शन हम लगाएंगे पैराथ हार्मोन का, क्योंकि पैराथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन है।
तो इसका भी एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। ये भी हम इसको क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले हम विटामिन D3 भी लगवा लेंगे और 1 हफ्ते पहले हम पैराथॉर्मोन का एक इंजेक्शन भी लगवा लेंगे और उसके बाद हम इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करेंगे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके बाद हम होने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड हम 100 ग्राम पर डे इसके फीड में शामिल करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड का pH मेंटेन करेगा और दुग्ध ज्वर होने की संभावना को कम करेगा। जैसे मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट तो खैर है ही, जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे, एविल लगाएंगे या और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो देंगे। जो मैंने बचाव के उपाय बताए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका पशु कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।
नमस्कार।